Hello students, today we shall continue the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall learn what does it mean by a continuous function. We shall also learn that if a function is defined on a closed interval, then what does it mean by its continuity on the closed interval. सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहेंगे. तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है. A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f. यानी कि कोई भी फंक्शन जो है उसे हम कंटिन्यूअस तभी कहेंगे if it is continuous at every point in the domain of f. तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले उस फंक्शन के डोमेन की तरफ देखना होगा और डोमेन के हर पॉइंट पर यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है then the function is said to be continuous. It means that function will be continuous if it is continuous at every point in the domain of f. तो इसमें और जो पहले हमने डिफाइन किया था कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, यदि हमें वो पता है तो हम डोमेन की हर पॉइंट पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे और यदि वो डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ऐसी स्थिति में पूरे एंटायर फंक्शन को हम पूरे डोमेन के लिए कंटिन्यूअस कह देंगे. तो जब हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन. तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. और अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन. अब ये जो है हमें चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट. तो अब किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है. तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. एक चीज़ और नोटिस में नोट कर लेते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर, वो ये है कि रियल फंक्शन. यानी कि जो फंक्शन हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन को रियल फंक्शन तो होना जरूरी है. और रियल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि उसके जो डोमेन है उस डोमेन में जो भी एलिमेंट्स होंगे ऑल विल बी रियल नंबर्स. यानी कि इस फंक्शन f का जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा या एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है. तो जब यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, सबसे पहले हम देखें कि क्या ये रियल फंक्शन है. यस, इट इज ए रियल फंक्शन बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. तो इसका जो डोमेन है वो पहले हम देख लेते हैं. तो इसका जो डोमेन है वो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी रियल नंबर, इट इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर एक्स, सो इट इज अ रियल फंक्शन. अब हम इसका जो डोमेन है वो हो गया हमारा डोमेन हो गया R, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका डोमेन हो गया. अब डोमेन के हर पॉइंट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर. ये चेक करना पड़ेगा हमें क्योंकि इसका जो डोमेन है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है. तो हम ऐसा करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, लेट C, कोई C एक रियल नंबर ले लेते हैं, C बिलोंग्स टू R और R क्या है, डोमेन. डोमेन का कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने C. और अब हम चेक करते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट C और नॉट. कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया है और दिस इज जनरल पॉइंट, तो इस C पर हम चेक करेंगे. तो किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लिख देते हैं, वी हैव टू चेक वेदर लिमिट x टेंड्स टू C fx इज इक्वल टू fc. ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है, इज ट्रू और नॉट, ये हमें चेक करना है. तो इसमें हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट की तरफ पार्ट है ये वाला, कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है एज x टेंड्स टू C, ये हमें चेक करना है. तो इसका इस पार्ट को चेक करना है हमें
तो अब ये जो यहाँ पर यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं, यदि मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ fx जो है इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि fx है मॉडुलस x, और अब हम इसको इवेल्यूएट करेंगे। अब हम जब x टेंड्स टू c है तो इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसमें सब समस्या ये है कि जब तक हमें ये पता नहीं है कि ये जो c है वो क्या है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इट इज़ जीरो, हम इस मॉडुलस x को आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो इसके लिए हमें जो c है उस पर कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वेदर, इसमें 3 केस कंसिडर करेंगे। हो सकता है c लेस देन 0 हो सकता है c इज इक्वल टू 0 हो सकता है c इज ग्रेटर देन 0 हो। तो इन 3 पर्टिकुलर कंडीशंस में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके हमें केस बनाकर सोल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं c इज लेस देन 0, उस वाले केस में हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमें जो सोल्व करना था, यहाँ ले लेते हैं केस 1 ले लेते हैं, और इस केस में हम ले लेते हैं लेट अस सपोज c विच इज ए रियल नंबर। c क्या था, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम सबसे पहले c इज लेस देन 0 ले लेते हैं। और अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ ये हो रही है लिमिट x टेंड्स टू c, और ये मॉडुलस x हो गया। अब चूंकि c लेस देन 0 है, इट मीन्स नंबर लाइन पर बात करें तो ये सपोज ये तो 0 है, तो c विल बी समवेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर c जो है वो 0 के लेफ्ट में होगा। और जब x टेंड्स टू c है तो अप्रोच करेंगे हम, सपोज हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं या इधर से अप्रोच कर रहे हैं, हम कहीं से भी अप्रोच करें, ये जो है x टेंड्स टू c है और हम c या तो हो सकता है हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट कुछ भी कैलकुलेट करें, हम यहाँ ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो है c ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आप x हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स c फ्रॉम आइदर लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जब x c के बहुत नज़दीक होगा, चाहे वो लेफ्ट की तरफ हो चाहे राइट की तरफ हो, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो x विल ऑलवेज भी नेगेटिव, ये कंफर्म हो गया। जब हम बहुत नज़दीक होंगे c के तो हम कह सकते हैं कि x नेगेटिव होगा। तो हम दोनों एक तरह से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली इस वाली कंडीशन में जब x c की तरफ अप्रोच कर रहा है और c एक नेगेटिव नंबर है, तो ऐसी स्थिति में जब x वेरी नियर टू c होगा, वेदर इट इज ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, when x is very near to c then definitely modulus x will be equal to minus x because it is negative। तो ये इसका फायदा ये हुआ कि इस वाले पर्टिकुलर केस में हम मॉडुलस x को माइनस x लिख सकते हैं, और अब हम x टेंड्स टू c लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस c। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, इसको सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस c। और इस वाले केस में हम देखें ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि fx की वैल्यू जो है वो है मॉडुलस x है, और इस वाले केस में हम ये चेक करते हैं कि fc की वैल्यू कितनी आती है। तो fc की वैल्यू हो गई मॉडुलस c, और इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो सिंस c इज नेगेटिव सो वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस c। तो fc की वैल्यू भी वही आ रही है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर केस में हम समझ सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। इस पर्टिकुलर केस में तो the limit of function as x tends to c is equal to value of the function at x equal to c, ये दोनों सेम आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो ये हो गया। सेकंड केस हम देखते हैं when c is equal to 0, और डेफिनेटली जो है c जो है एक रियल नंबर तो है ही, और अब हम यदि अप्रोच करते हैं 0 की तरफ इधर से या इस तरफ से, तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये है लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू, ये हमें सोल्व करना है, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू c, और ये हो रहा है मॉडुलस x। यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ जो c है वो 0 है, तो मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, x टेंड्स टू 0 कर देता हूँ। अब हमें इसे आगे फर्दर सोल्व करना है, और सिंस 0 के अगर यदि हम लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली x विल बी नेगेटिव। अगर इधर से x अप्रोच करता है 0 की तरफ तो ये नेगेटिव होगा, और यदि हम x की वैल्यू जो है वो राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करती है तो डेफिनेटली x विल बी पॉजिटिव। तो दोनों केसेस में अलग अलग कंडीशन है, तो इसको सोल्व करने में हमें समस्या आ रही है। तो अब हमें इसमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई मॉडुलस x, और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट हो गई, इसमें हमें ज़रूरत नहीं थी,
यहाँ हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, तो हम इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो अगर x 0 के लेफ्ट की तरफ से 0 की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली मॉडुलस x विल बी नेगेटिव। व्हेन x इज वेरी नियर टू 0 तो रहेगा, लेकिन लेफ्ट में 0 के, तो इसका मतलब मॉडुलस x की वैल्यू जो है वो मॉडुलस x की वैल्यू हो गई -x। और यदि हम x टेंस टू 0 कर देते हैं तो ये -0 यानी कि वैल्यू आ गई 0। और सिमिलरली जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो मॉडुलस x विल बी इक्वल टू x बिकॉज x इज पॉजिटिव इन दिस कंडीशन। सो व्हेन x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। दोनों केसेज में हम देखते हैं कि ये वैल्यू 0 आ रही है, तो हम इस कंसिडरेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 मॉडुलस x है वो 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि लेफ्ट लिमिट भी उतनी आ रही है, राइट लिमिट भी उतनी आ रही है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0। और अब हम चेक करते हैं, देखिए f0 कितना है, तो f0 भी हम चेक कर लेते हैं। fx जो है वो हमारे पास है मॉडुलस x, और यदि मैं इसमें f0 पुट कर देता हूं तो ये आ जाता है 0। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि f0 भी 0 है, और जो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू 0 वो भी 0 ही आ रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू f0। तो ये भी केस, इस केस में भी जो है लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है। और थर्ड कंडीशन और चेक करते हैं, जब c इज ग्रेटर देन 0। जब c इज ग्रेटर देन 0 है तो नंबर लाइन पर हम देखें तो सपोज 0 यहाँ है और c सिंस ग्रेटर देन 0 है तो इस तरफ होगा। अब यदि x c की तरफ अप्रोच करता है, लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डेफिनेटली x जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वेदर x अप्रोचेज c फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि मैं लिमिट x टेंस टू c fx कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आएगा लिमिट x टेंस टू c, और ये हो गया मॉडुलस x। बट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन c इज पॉजिटिव एंड व्हेन x अप्रोचेज c, देन वेदर इट अप्रोचेज c टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, डेफिनेटली व्हेन x इज वेरी नियर टू c देन x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और व्हेन x इज पॉजिटिव देन मॉडुलस x विल बी इक्वल टू x, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉडुलस x है वो x होता है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इट विल बी इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ हम इसको केवल और केवल x लिख सकते हैं, और जैसे ही हम x टेंस टू c करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है c। तो और fx जो है वो चूंकि मॉडुलस x है, और यदि मैं यहाँ c रखता हूँ तो ये आ जाएगा मॉडुलस c, बट c सिंस ग्रेटर देन 0, और वेन एवर मॉडुलस x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये सिंस c इज ग्रेटर देन 0 सो मॉडुलस c विल बी इक्वल टू c। तो इस कंडीशंस में भी हम देख रहे हैं, दोनों को हम यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc। तो तीनों कंडीशन में हम चेक कर ये देख रहे हैं कि वेदर c इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तीनों कंडीशन में लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू c इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। और यहाँ हमने देखा था कि जो c है वो एक जनरल पॉइंट लिया हमने, c बिलोंग्स टू r और c इज एनी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और c चूंकि कोई भी रियल नंबर है, और हमने देखा कि उस पर्टिकुलर रियल नंबर पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो कोई भी यदि हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं, रैंडम रियल नंबर लेते हैं फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस इन at that point, then we can say that function will be continuous at every point in its domain. So this function is a continuous function. ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है। तो फंक्शन कभी भी किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके जो डोमेन है उसका एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो उस डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, और दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो हम डोमेन लिखते नहीं है,
ये अंडरस्टूड होता है कि जब हम लिख देते हैं किसी भी फंक्शनों की फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑब्वियस है कि फंक्शन जो है उसके डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो अब हमें याद ही रखना है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है हमारे, और वो हमें ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और यदि ग्राफिकली हम समझें कि व्हाट डज इट मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, तो हम इसका ग्राफ यदि हम प्लॉट करें, तो पिछले वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था। सपोज इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ग्राफ इस तरह का आएगा, और ये हो गया इधर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और इधर जो है ये एक्स हो रहा है। तो इसके ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। तो डोमेन पर यदि मैं मूव करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ता। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन इट्स एंटायर डोमेन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। बिल्कुल कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, इस ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। सो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इवन यदि मान लीजिए कोई दूसरा इस तरह का है, जैसे सपोज मॉडुलस एक्स माइनस 3 है, ये कोई मेरे पास कोई दूसरा टाइप का है तो मॉडुलस फंक्शन ही, लेकिन इसमें ये x इक्वल टू 3 पर ये 0 हो रहा है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट जो है, इस वाले केस में टर्निंग पॉइंट 0 था, यहाँ x इक्वल टू 0 पर टर्न कर रहा है ग्राफ, और यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर टर्निंग पॉइंट है। तो इसमें और इसमें इतना सा अंतर है कि यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये तो एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, और ये x इक्वल टू 3 पर 0 हो रहा है, 3 पर 0 हो रहा है। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह का आएगा, ये यहाँ पर है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो फंक्शन है ये भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो वेन एवर देयर इज अ मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। और यहाँ टर्निंग पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पर टर्न करेगा, कि मॉडुलस के भीतर जो भी लिखा हुआ है, वट एवर इज इनसाइड दी मॉडुलस सिंबल, first make it equal to 0 and solve it. So in order to find out turning point of this function, we will solve x minus 3 is equal to 0. We get x equal to 3. So x equal to 3 is the turning point where graph changes its direction. But there is no break in the graph. So function is continuous everywhere. और जब function is continuous everywhere in its domain, function is said to be continuous. अब हम ये समझेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। क्लोज्ड इंटरवल थोड़ा अलग तरह का इंटरवल है, और जब हम बात करते हैं कि फंक्शन जो है किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, ये हमने कहा था। तो यदि ये फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन है, तो जो इंटरवल के जो इंटीरियर पॉइंट्स है वहां तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, वहां पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फॉर एफ टू बी कंटिन्यूस, इट नीड्स टू बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए कोमा बी इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज मेरे पास ये जो इंटरवल है ए टू बी, जिसमें ये फंक्शन डिफाइन है, सपोज मैं इस इंटरवल को यहाँ नंबर लाइन पर शो करता हूँ, ये ए से बी तक सपोज ये इसका डोमेन है, यानी कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। और सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब डोमेन में इसके इंटीरियर पॉइंट भी आते हैं, और जो एंड पॉइंट है ये ए और बी, ये भी आ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए इसके इंटीरियर के हर पॉइंट पर, साथ ही साथ एंड पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए मैं कोई इंटीरियर पॉइंट लेता हूँ, लेट अस सपोज मैं कोई इंटीरियर पॉइंट ले लेता हूँ, और ये पॉइंट मैंने लिया सी, और ये कोई इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, और अगर ये फंक्शन इस इंटीरियर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x इक्वल टू सी पर, या यूं कह दो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो हमें एग्जैक्ट c पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जब हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू हम c रखकर कैलकुलेट नहीं करते। लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी पर डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन
एट द नियर बाई पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू सी, यानी इस x इक्वल टू सी के नज़दीक जो x की डिफरेंट वैल्यूज़ है उन पर हम इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, और जो हमारे पास सीरीज ऑफ वैल्यूज़ होती है x इक्वल टू सी के नज़दीक, x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज़ अवेलेबल होती है, उनके बेसिस पर हम ये एक तरह से आइडिया लगाते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। यानी इसकी कैलकुलेशन में हमें x इक्वल टू सी के नज़दीक जो वैल्यू है फंक्शन की उन पर विचार करना होता है। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी और राइट हैंड लिमिट भी होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसका मतलब है कि जैसे जैसे x c की तरफ अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करती है उसके बेसिस पर हम गेस लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। और राइट हैंड लिमिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो c की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि जो x इक्वल टू सी पर जो लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फंक्शन को इस c के आसपास डिफाइन होना जरूरी है, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, तभी हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए जो फंक्शन है, अब मैं बात कर रहा हूं इसके जो एंड पॉइंट्स है a और b, उस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी की, तो इस फंक्शन अगर मान लीजिए कि आवर एंटायर फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनी वैल्यू विच इज outside this interval. Suppose here is a point where let us suppose this point is denoted by suppose this point is D, or this is lying outside D, then we cannot say that FD is defined because FD is not defined. Not defined क्यों? क्योंकि ये जो है this point D is not lying in the closed interval at which function f is defined. तो यहाँ पर जो एफ डी है वो डिफाइन ही नहीं है। जब एफ डी डिफाइन ही नहीं है तो यदि मैं ये लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स, यदि मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए हमें इस a की तरफ अप्रोच करना है लेफ्ट की तरफ से, और लेफ्ट की तरफ से यदि मैं अप्रोच करता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि x की डिफरेंट वैल्यू जो a से कम है वो मुझे कंसिडरेशन में लेनी है, लेकिन जो भी a से कम वैल्यू है तो उन पर तो एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, because fx is defined only in this closed interval. So this has no meaning. It means this has no meaning. इसका कोई मीनिंग नहीं है. It has no meaning. क्योंकि इसमें लेफ्ट की तरफ फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो मैं इसको अगर नॉट डिफाइन ना कर ये कहूँ कि हैज नो मीनिंग तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि हो सकता है फंक्शन उस इंटरवल में डिफाइन हो, इसका मीनिंग फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम क्लोज्ड इंटरवल पर ही इस फंक्शन को डिफाइन ले रहे हैं कि इस क्लोज इंटरवल फंक्शन डिफाइन है। तो यदि मैं कोई पॉइंट लेफ्ट की तरफ है या कोई पॉइंट राइट की तरफ है, लेट अस सपोज कोई पॉइंट ई है और वो राइट की तरफ है, तो डेफिनेटली एफ ई विल ऑल्सो बी मीनिंगलेस, एफ ई भी मीनिंगलेस होगा, इट हैज नो मीनिंग ई और डी, तो ये जो है इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यानी पॉइंट ए पर हम लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ये हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एक्स ए की तरफ अप्रोच करता है लेफ्ट की तरफ से तो जो एफ एक्स की वैल्यू हम इवेल्युएट ही नहीं कर पाएंगे जब एक्स ए से छोटा रहता है, तो क्योंकि जो फंक्शन है वो केवल इस ए और बी के बीच के जो पॉइंट्स है और ए और बी इन्हीं पर फंक्शन डिफाइन है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है। इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि मैं बी की तरफ अप्रोच करता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी फ्रॉम पॉजिटिव साइड अप्रोच करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बी की तरफ इस तरफ से आ रहा हूँ, तो यहाँ में एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज होगी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन बी, और अगर ये ग्रेटर देन बी है तो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्या हो गया, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस तभी होता है जब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल आर इक्वल। लेकिन ए और बी के केस में थोड़ा स्पेशल है। ए और बी के केस में क्या सिचुएशन आ रही है कि ए पर लेफ्ट लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दिस फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, उसके लिए जो इंटीरियर पॉइंट्स है, ये इंटीरियर पॉइंट है, वहां पर तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। लेकिन जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट नहीं देखेंगे। अगर ये मान लीजिए कि इस पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पर हम लेफ्ट लिमिट देखेंगे नहीं, क्योंकि लेफ्ट लिमिट का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इस पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं तो पॉइंट ए पर हम एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे यानी एफ ए देखेंगे, और एक
जो राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंस टू ए, ये देखेंगे। राइट लिमिट हम चेक कर सकते हैं ए पॉइंट पर डेफिनेटली, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेफ्ट लिमिट है वो हमें यहाँ मीनिंगलेस है। सिमिलरली पॉइंट बी पर बात करें तो सिंस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इन दिस क्लोज्ड इंटरवल, सो इसमें हम केवल और केवल लेफ्ट लिमिट की बात कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू बी पर बात कर सकते हैं, और राइट लिमिट की हम बी पर बात नहीं करेंगे। तो ये ए और बी के मामले में थोड़ा स्पेशल है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इफ f is a function defined on a closed interval a comma b, then continuity of f at a, continuity of the function at a means हुआ कि ये जो इंटरवल है आपका, इंटरवल सपोज a से शुरू होता है और b तक शुरू होता है, तो नॉर्मली हम जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों देखना होता है। लेकिन एंड पॉइंट्स के स्पेशल केस में हम केवल और केवल क्या देखेंगे, यदि हमें a पर कंटिन्यूटी की बात करनी है तो यहाँ हम केवल और केवल राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a की बात करेंगे। ये तो राइट लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये राइट लिमिट हो गई क्योंकि हम राइट से अप्रोच करते हुए आ सकते हैं। लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करके आते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू a। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट continuity at b which is the another end point of the function, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे क्योंकि राइट लिमिट की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि राइट लिमिट अगर x राइट की तरफ से अप्रोच करते हुए आएगा तो हम एफ एक्स जो है वो हम बता ही नहीं पाएंगे कितना है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। तो एंड पॉइंट्स के केस में जो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी बात करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, ये है एंड पॉइंट्स के केस में। लेकिन इंटीरियर पॉइंट पर हम अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इंटीरियर पॉइंट पर तो हमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को हमें चेक करना पड़ेगा। और फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल a comma b, देन डेफिनेटली दीज टू टाइप्स ऑफ लिमिट्स डू नॉट मेक सेंस। इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया है, डिस्कशन से निकल कर आया है कि सपोज ये a है और b है और आवर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। फंक्शन जो है ना इस पर्टिकुलर इंटरवल में ही डिफाइन है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी बात करें या इसकी बात करें तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब हम इसके राइट साइड में हैं, अगर x की वैल्यू इसके राइट साइड में रहते हुए इसकी तरफ अप्रोच करती है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपली इतना सा है कि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन b, और इसका मतलब ये है कि x विल ऑलवेज बी लेस देन a। x a के कितना ही नज़दीक पहुंच जाए, x विल ऑलवेज बी लेस देन a, और इफ x इज लेस देन a then how can we define value of the function at x because x is lying outside this closed interval. Similarly, if x is always greater than b, then x is lying outside the interval, so we cannot define fx. So these two types of limits do not make sense. So in order to define continuity of the function at the end points, we will consider only the limit which has some meaning, which has some sense at the left end. Right limit will have sense, that limit must be equal to value of the function at x equal to a, and at the right point only left limit of the function has some sense, so this must be equal to the value of the function at this end point x equal to b. तो ये हुआ जो एंड पॉइंट्स है उन पर हम यदि कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, इफ f इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, सपोज कोई फंक्शन है और वो किसी एक ही पॉइंट पर डिफाइन है, देन इट इज कंटिन्यूस देयर। तो ऐसी स्थिति में वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सपोज कोई फंक्शन एक ही पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर डिफाइन होने का मतलब हुआ कि जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, देखो ये डोमेन ऑफ f इज ए सिंगलटन, मतलब डोमेन जो है वो एक ऐसा सेट होगा containing one element, only one element is there in the containing one element, केवल एक ही एलिमेंट होगा उसमें। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन, इसका डोमेन जो है वो क्या है, एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, यानी ये फंक्शन केवल एक ही पॉइंट पर डिफाइन है। तो डेफिनेटली यदि मान लीजिए वो जो वन पॉइंट है वो सपोज है x इज इक्वल टू सी है, तो हम इसमें एफ सी तो डिफाइन होगा, यहाँ लिखा है कि इफ इट इज डिफाइंड एट ओनली वन पॉइंट, तो एफ सी तो डिफाइन है, एफ सी तो डिफाइन है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करता हूँ लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स की बात करता हूँ, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि सी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, यानी x सी की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से।
लेकिन x c की तरफ अप्रोच ही कर रहा है, x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू c, तो x या तो c से कम रहेगा या फिर x c से लार्जर रहेगा। और यदि ऐसी कंडीशन है तो हमें पता है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू c। जो ये डोमेन है वो क्या हो गया, अगर ये x इक्वल टू c पर ही है, यानी एक ही पॉइंट है इसमें, तो डेफिनेटली जो fx है ऐसी स्थिति में क्या होगा, सपोज x इज लेस देन c है तो इसकी वैल्यू, और दूसरा जो अगर x इज ग्रेटर देन c है तो इसकी जो वैल्यू है वो दोनों की दोनों ही क्या हो जाएगी, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, डू नॉट मेक एनी सेंस। तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, लेकिन इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही देखेंगे। और तो इसलिए मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन किसी एक ही पॉइंट पर डिफाइन है देन इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो बहुत आसान है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें इसका जो डोमेन है, सबसे पहले डोमेन देखेंगे कि डोमेन क्या है, क्योंकि डोमेन की हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तभी हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है। तो इसका जो डोमेन है डेफिनेटली सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, सो इट्स डोमेन विल बी इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसका सेट ऑफ रियल नंबर है, तो अब हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए जनरल एलिमेंट सी फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर विच इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और अब हम चेक करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स कितना है। तो इसके लिए हमें लिमिट x टेंस टू c और ये एफ एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यदि मैं x टेंस टू c अप्रोच करता हूँ, c की तरफ अप्रोच करता हूँ, तो c की तरफ में, हालांकि मैं c की तरफ अप्रोच लेफ्ट की तरफ से भी कर सकता हूँ, राइट की तरफ से भी कर सकता हूँ, लेफ्ट लिमिट की बात भी करें, राइट लिमिट की बात भी करें, लेकिन कैसे भी करें, c की तरफ अप्रोच लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, अल्टीमेटली x विल बी वेरी नियर टू c, सो वी कैन राइट c इन प्लेस ऑफ x। तो ये हो जाएगा c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की दोनों ही जो है c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 आएगी। और ये जो एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें यदि मैं x की जगह c रखता हूं तो एफ सी इज इक्वल टू आ रहा है सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों की दोनों ही सेम है, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो ये पर्टिकुलर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इट मीन्स दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ से कंक्लूजन हुआ कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।